मॉर्निंग दोस्तों, निष्कर्ष क्लासेज पाली के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है और आने वाले समय में होने वाली है उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज अपन हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन आज जो हिंदी का सबसे जो छोटा सा पार्ट होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीदी ने भैया जी ने जो हमें विद्यालय में जाते थे तो पढ़ाते थे, परंतु हमने उतना जितना गहरा ज्ञान होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आज अपन उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वह छोटा सा भाग जो अपना वर्ण विचार होता है। वर्ण विचार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। BSTCA, PTT प्रतियोगिता परीक्षा जैसे पटवार है, पुलिस कांस्टेबल है, इन सब के अंदर वर्ण विचार के बारे में 3-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कुछ अपनी बात को अपन न देखते हुए या अपन उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो वो प्रश्न हमसे छूट जाते हैं। क्यों ना अपन एक वीडियो के द्वारा अपन इन प्रश्नों को हल कर लें और उनको जो नंबर मिलने चाहिए या हमें जो सक्सेस होने के लिए जो नंबर पीछे हट रहे हैं अपन वो 4 नंबर 5 नंबर अपने उपयोग में आ सकें। उसी विचारधारा को लेकर निष्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज आज आपके सामने वर्ण विचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर चले हैं और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और आने वाली वीडियो भी आप अच्छी तरह देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी होती रहे। तो देखिए, आज अपन सब मिलकर सबसे पहले जो वर्ण विचार का टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं। तो वर्ण, देखो वर्ण क्या होते हैं। ऐसे तो दीदी बोलती थी अ आ इ ई ये वर्ण होते हैं। हाँ, ये वर्ण होते हैं, बट इसके बारे में बहुत गहराई का है। कहाँ उसका उच्चारण स्थान है, कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, कौन सा नासिकीय व्यंजन है, उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे निम्नतम इकाई मानी जाती है। अर्थात भाषा व्यक्ति का एक आम हिस्सा है, एक आम पार्ट है। कैसे कि हम जब बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता होती है। हम भाषा के बिना अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो वर्ण मानी जाती है। तो अपन इसके बारे में जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो भाषा की जो निम्नतम इकाई मानी जाती है वो वर्ण मानी जाती है। उसके बाद अपन इसकी परिभाषा जानकारी कर लेंगे। वर्ण की क्या परिभाषा होती है? वर्ण की परिभाषा ये होती है कि मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात जो मुख से उच्चारण किया जाता है, जैसे जो शब्द बनते हैं वर्ण से, जैसे शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, ऐसे जो विचार करते हैं या मुख से उच्चारित होती है वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक लाएंगे, वर्णमाला के 2 भाग बनते हैं। तो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ध्यान देना, हिंदी के अंदर स्वर की जो संख्या बताई जाती है वो 11 बताई जाती है और जो व्यंजन की संख्या बताई जाती है वो 33 बताई जाती है। तो कुल मिलाकर जो वर्ण होते हैं वह 44 होते हैं। छोटी सी जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं कि जो स्वर का उच्चारण है वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात स्वर को बोलने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वो स्वतंत्र ध्वनि अपने आप में। उसी प्रकार जो व्यंजन की ध्वनि होती है वह व्यंजन की ध्वनि हमें स्वर की सहायता से बोलनी पड़ती है। अर्थात अगर स्वर को हटा दिया जाए तो व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते हैं। तो अर्थात जैसे अपन ने बोला क, तो क के अंदर किसकी ध्वनि छिपी हुई है? अ की ध्वनि छिपी हुई। जैसे क तो आ रहा है, तो जो व्यंजन बोले गए वो स्वर की सहायता से बोले गए। तो सबसे पहले अपन स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले स्वर लेंगे तो अपन देखेंगे
वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात हमें किसी प्रकार की कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो स्वर की संख्या मैंने आपको पहले बता दी है, स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? इधर देखिए, आ, ई, उ और उ। ऋषि ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर कुल हिंदी के अंदर होते हैं। और स्वर के भी वापस 2 भाग होते हैं। स्वर के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता हो, अर्थात जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा होती नहीं है, तो वो कौन से स्वर कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। और दूसरे जो स्वर आते हैं वो आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और कौन से स्वर होते हैं? वे स्वर जिनको उच्चारण करने में समय अधिक लगता है, अर्थात उसको लंबा बोलना पड़ता है, उसे अपन दीर्घ स्वर बोलते हैं। 2 मिनट उच्चारण करें अपन, जैसे अ को बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा, और अपन आ बोलेंगे ज्यादा समय लगेगा। जैसे आ तो ज्यादा समय लगा, तो ये दीर्घ स्वर में चला जाएगा। तो अपन स्वर के 2 भाग पढ़ेंगे। तो पहला जो भाग होता है वह होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। 2 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन ह्रस्व स्वर देख लें। ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा होगी, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं ये? जैसे अ, ई, उ। एक बार वापस देखेंगे, अ, ई, उ और ऋषि, ये 4 बन, अर्थात 4 स्वर होते हैं वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। शेष जितने भी स्वर होंगे वह सीधे दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ दीर्घ स्वर लिख देता हूं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में समय अधिक लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर होंगे ये देखेंगे ध्यान से। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। ये 6 7 स्वर हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे। तो दोनों मिलाकर 11 स्वर जो होते हैं वह स्वर हो जाते हैं। इसके अंदर भी 2 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अर्थात ये तो स्वर के बारे में थी। अगला जो टॉपिक अपन जानेंगे वो होंगे व्यंजन। अर्थात व्यंजन के अंदर हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आगे अपन व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन व्यंजन देखेंगे। व्यंजन की परिभाषा होगी, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि को
व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्वर की सहायता पड़ेगी व्यंजन को बोलने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए ले लूं क, ये क व्यंजन है। अब देखो क में जब मैं उच्चारण करूंगा तो इसमें अ की ध्वनि निकलती है। जैसे क तो अ की ध्वनि निकल रही है, तो ये इसमें स्वर छिपा हुआ है, तो अर्थात इसकी सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। उसके बाद व्यंजन के अंदर जिनकी संख्या 33 बताई जाती है, तो इसका जो पहला पार्ट आता है वो स्पर्शी व्यंजन होता है। स्पर्शी व्यंजन। अब मैं आपको जानकारी डाल दूं स्पर्शी व्यंजन किसको बोलते हैं। देखो स्पर्शी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमें कहीं न कहीं जो जीभ है हमारी वो कहीं न कहीं रुक जाती है, कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्शी व्यंजन होता है। तो स्पर्शी व्यंजन के जो कुल वर्ण होंगे, व्यंजन होंगे, वह कुल 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वर्ग लिखेंगे। वर्ग में क वर्ग आएगा। क में क्या आता है? क, ख, ग और ड़। ये क वर्ग है। और इसका जो उच्चारण का स्थान है, उच्चारण का स्थान भी बता दूं मैं आपको, इसके बारे में आगे पूरी चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले आपको जानकारी डाल दूं इसका उच्चारण का जो स्थान है वो कंठ है। अर्थात जब उसका उच्चारण अपन करेंगे तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो कंठ से निकल रही है। अगर आप कंठ के हाथ लगाकर देखेंगे तो कंठ आपका हिलता हुआ नजर आएगा और इसका उच्चारण होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? कंठीय व्यंजन। उसके बाद जो दूसरा जो वर्ग आता है वो छ वर्ग आता है। तो इसके अंदर जो अपन ने जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान देखेंगे, इसका उच्चारण जो स्थान होगा वो तालु होगा। अर्थात जो जीभ की नोक है वो आगे वाली नोक वो जाकर कहां अटकेगी? तालु के जाके टक्कर मारेगी और इसका उच्चारण होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तालव्य व्यंजन। अर्थात इसका स्थान तालु है। उसके बाद इसका जो अगला जो वर्ण आया वो आता है ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर ध्यान देना, ट, ठ, ड, ड और ण, इसका स्थान मूर्धन्य है। अर्थात इसका जब उच्चारण करेंगे अपन तो जीभ की जो नोक है उल्टी हो जाएगी, अर्थात मुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन। अर्थात जिस उसका बोलेंगे तो इसकी जो जीभ की नोक है वो मुड़ गई है, तो इसलिए इसका नाम हिंदी में मूर्धन्य व्यंजन रखा गया है। उसके बाद जो अगला वो व्यंजन आएगा वो आएगा त वर्ग। त, छ, द, द और न। इसके अंदर जो जीभ है वो जाके दांत को टक्कर मारती है। जब दांत को टक्कर मारती है तो इसका उच्चारण दस हो जाएगा। जैसे त, थ, द, द, न। अर्थात इसलिए इसका नाम ले जाता है दंतीय। अर्थात जो जीभ की नोक है वो दांत के टक्कर मार रही है, इसलिए इसका नाम दंतीय व्यंजन रखा गया है। इसके बाद अगला जो आ रहा है वो आ रहा है प वर्ग। जो प वर्ग में अपन देखेंगे प, फ, ब, भ और म। अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान होगा ओष्ठी होगा। अर्थात इसको होठ से बोलना पड़ता है, बिना होठ से अपन नहीं बोल पाते। दोनों होठ आपस में मिलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान। एक बार प्रयास करेंगे अपन सभी। प, फ, ब, भ, म। आपने ध्यान से देखा होगा कि जो होठ है वो एक बार मिल रहे हैं वापस खुल रहे हैं, एक बार खुल रहे हैं वापस मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ओष्ठीय व्यंजन। इस प्रकार ये 25 स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कहीं न कहीं होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य हो जाता है, दंत्य होता है, ओष्ठी होता है। उसके बाद जो अपन पढ़ने जाएंगे आगे की जो होंगे वर्ण होंगे वह वर्ण हो जाएंगे। चलिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। उसके बाद जो अगला स्पर्श व्यंजन के बाद जो आता है वो आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसके अंदर जो हम बोलते हैं तो प्राणवायु अंदर से बाहर निकलती है, इसमें कहीं स्पर्श होने की कोई संभावना भी नहीं होती है, इसलिए इसका नाम अंतस्थ व्यंजन रखा जाता है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और ब, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंदर सीधी प्राणवायु अंदर से बाहर आई है, जीभ के कहीं पर स्पर्श नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद जो इसका तीसरा नंबर जो आता है वो आता है उष्मीय व्यंजन।
ऊष्मीय व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसको बोलते समय प्राणवायु में घर्षण होती है और गरम गरम उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? श और ह। उसके बाद इनकी जो संख्या जो कुल मिलाकर अपने पढ़ी थी 33 पढ़े थे, तो 25 ये हो जाते हैं, 4 ये हो जाते हैं और 4 ये हो जाते हैं। तो इनके कुल मिलाकर जो संख्या बन गई है वो बनी है 33। अर्थात जो वर्ण विचार के अंदर जो व्यंजन की जो संख्या कुल होती है वो 33 होती है, स्वर 11 होते हैं, दोनों मिलाकर जो संख्या बनती है वो 44 की बनती है। उसके बाद जो अगले जो 3 इसके अतिरिक्त होते हैं वो होते हैं संयुक्त अक्षर, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात इनके साथ और भी कोई वर्ण मिला होता है, इसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो इधर देखेंगे श जैसे लिया तो इसकी जो उच्चारण बना तो क प्लस छ से बना, त से लिया तो त प्लस र से बना, और ज्ञ लिया तो ज प्लस ज्ञ से बना है। ये 3 संयुक्त अक्षर है। और उसके बाद जो 5वां जो भाग होता है वह भाग होता है नासिक के व्यंजन, अर्थात जिनको बोलने के लिए नाक की जरूरत होती है। नासिक के व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर काम में लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, अर्थात प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर के अंदर नासिक के व्यंजन पहले ना मा, अर्थात जो उच्चारण की जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। तो ये इनकी संख्या है 5 और न और मा। इस प्रकार एक वर्ण विचार वर्णमाला तैयार होती है। उसके बाद स्वर का उच्चारण स्थान भी अपन देखेंगे अगले वीडियो में। और स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? अल्प प्राण, मां प्राण, घोष, अघोष, इन वर्णों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जरूर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो को आपकी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।